ज्योतिष का संवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और अनिल जैन का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि पिछले सप्ताह हमने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आरंभ की थी। और महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसका संबंध कम से कम भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के साथ में है। और इतना महत्वपूर्ण विषय है कि हर व्यक्ति उससे प्रभावित होता है अपने जीवन में कभी ना कभी। और ये विषय था मांगलिक दोष। और मैंने कहा था कि इस विषय के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमें इतना डरा दिया गया है इस दोष के बारे में, क्या वो सही है, क्या वो तथ्यों पर आधारित है। और जो मांगलिक दोष की हम बात करते हैं, तो जैसा हम सभी परिचित हैं, इसका संबंध है कि ज्योतिष में जो मंगल ग्रह होता है उसका विवाह के ऊपर बुरा प्रभाव क्या पड़ता है। मंगल दोष और शादी, इन दो, मंगल ग्रह और शादी, इन दो चीजों से मांगलिक दोष का संबंध है। और हमने जानने की कोशिश की थी पिछले सप्ताह कि मंगल ग्रह ज्योतिष में क्या है। और हम बात कर रहे थे कि विवाह के बारे में, शादी के बारे में, मैरिज के बारे में हमारा ज्योतिष क्या कहता है। और हमने देखा कि दो जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो ज्योतिष कहता है विवाह के बारे में। पहला हमने देखा कि एक जीवन साथी ही एक आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति है जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल सकता है। जीवन में या आपकी लाइफ में कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे भाग्य के को परिवर्तित कर सकता है। सिर्फ एक जीवन साथी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके विवाह को, आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। और दूसरा हमने ये भी देखा कि ज्योतिष हमें कहता है कि जो विवाह है दो व्यक्तियों के बीच में होता है। आप स्वयं हैं और आपका जीवन साथी है। स्वयं को हम ज्योतिष में पहले भाव से देखते हैं, और जहाँ तक जीवन साथी का सवाल है हम उसको सातवें भाव से देखा जाता है। और ताज्जुब की बात यह है कि अगर हम पहले भाव में किसी भी राशि को लें, 12 राशियां होती हैं जैसे हम जानते हैं हमारे जोडियक में, 12 राशियों में से किसी भी राशि को लें तो जो सातवें भाव में राशि पड़ेगी, इन दोनों राशियों के स्वामी आपस में दुश्मन होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो विवाह होने जा रहा है दो व्यक्तियों के बीच में, आप और अपन जीवन साथी, ये मानकर चलिए कि ज्यादातर केसेस में आपके विचार आपस में नहीं मिलेंगे। तो पहली चीज, दो व्यक्ति जिनके विचार आपस में नहीं मिलते उनको जन्म जन्मांतर का साथ, और ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जो आपके भाग्य के साथ पूरा खेल सकता है, पूरा उसको चेंज कर सकता है। तो ये बहुत ही, जैसा मैंने कहा था कि एक डेलिकेट रिलेशनशिप है और हमें उसी डेलिकेसी के साथ उसको डील करना है। और ये भी कहा था कि ज्योतिष कहता है कि जब तक आप अपने जीवन साथी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखेंगे, उसको प्यार नहीं करेंगे, उसके लिए अफेक्शनेट नहीं होंगे, उसका रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आपकी जीवन ठीक तरह से नहीं चल सकता, जीवन में सुख समृद्धि नहीं आ सकती। ये ज्योतिष हमको बताता है। फिर हमने ये जानने की कोशिश की थी कि जो ज्योतिष में 12 भाव होते हैं, ऐसे कौन से भाव हैं जिनका हमारे वैवाहिक जीवन पर पूरी तरह से प्रभाव पड़ता है। जब हम किसी भी ज्योतिष के पास जाते हैं और जब भी हम शादी की बात करते हैं, तो मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि वो सीधा सातवें भाव, जो हमारे जीवन साथी का भाव है, उसको देखना शुरू कर देता है। मैं कहता हूँ कि जीवन साथी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आप खुद, विवाह के लिए जिम्मेदारी है आपकी। अगर आप खुद ठीक हैं तो जीवन साथी कैसा भी हो, विवाह चलता रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन आप अगर खुद खराब हैं तो जीवन साथी कितना भी अच्छा हो उससे क्या फर्क पड़ता है। वही चीज यहाँ पर है कि जब भी हम विवाह की बात करते हैं ज्योतिष में, तो सबसे पहले हमें प्रथम भाव को देखना चाहिए। प्रथम भाव ज्योतिष में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जहाँ तक मैरिज का सवाल है। उसके बाद हम और भी भावों की चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था कि जो द्वितीय भाव है ज्योतिष में, उससे हम अपना जो
धन दौलत है, वेल्थ है, उसको देखते हैं। और जो हमारी वाणी है, वाणी के ऊपर भी कंट्रोल हमारा सेकंड हाउस ही करता है। हम किस तरह से बात करते हैं, हम मृदुभाषी हैं या बहुत ही हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम मृदुभाषी हैं तो आप कितनी भी गलती करेंगे, कुछ कुछ कोई दूसरा आपसे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आप अगर खुद अच्छी तरह से बात नहीं करते किसी के साथ, तो आप कितने भी अच्छे हों, आप कितना भी अच्छा काम करें, नोबडी विल टॉलरेट दैट एक्चुअली। तो और सेकंड हाउस हमारा अननेचुरल सेक्स का भी हाउस है। ये हमारा ये भी दिखाता है कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में चीटिंग होती है ऑन द फाइनेंशियल मैटर, दैट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द सेकंड हाउस। तो ये द्वितीय हाउस का, द्वितीय भाव का रोल है मैरिज में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैरिज के मामले में, और जो आप जिस तरह से बोलते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने चौथे भाव की बात की थी। चौथा भाव हमारा पारिवारिक सुख का हाउस है। और मैंने कहा था कि बहुत से हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं कि बाहर बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही घर में एंटर करते हैं, घर का ताला खोलते हैं, आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। घर का कोई भी स्थान हो, ड्राइंग रूम हो, किचन हो, बाथरूम हो, कहीं भी हो, वो जहाँ भी जाएंगे वो लड़ाई करेंगे। और आपका जो पारिवारिक सुख है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। और जब बहुत ज़्यादा अशुभ ग्रहों का उसके ऊपर प्रभाव होता है, तो परिवार कहते हैं कि घर हमारा एक नर्क हो जाता है, उसमें इतनी ज़्यादा अशांति हो जाती है कि उसमें दोनों के लिए ही रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके अतिरिक्त हमने जो कहा था कि जो हमारी ज़मीन जायदाद के मामले होते हैं, उसमें जो डिस्प्यूट होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, वो भी हम चौथे भाव से देखते हैं। और हमारी जो लाइफ है उसमें हमारे जो रेस्पेक्टिव इन लॉज हैं, उनका क्या इंटरफेरेंस होगा, वो भी हम चौथे भाव से देखते हैं। तो चौथा भाव भी हमारा शादी के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण भाव बन जाता है, और उसको भी हम देखते हैं जब भी हम शादी की बात करते हैं। फिर सातवें भाव पर आते हैं। सातवां भाव हमारा जीवन साथी है। जैसा कि प्रथम भाव आपके लिए है, वैसा ही सातवां भाव आपका जीवन साथी है। जीवन साथी का नेचर, टेम्परामेंट, पर्सनालिटी, हेल्थ, विल पावर, डिटर्मिनेशन, एप्टीट्यूड, मेंटल कैपेबिलिटी, उसकी क्या पोटेंशियल है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, जो चीज़ें सब कुछ आप अपने बारे में प्रथम भाव से देखते हैं, वो सारी चीज़ें हम जीवन साथी के बारे में सातवें भाव से देखा जाता है। नेचुरली फर्स्ट और जो सेवेंथ हाउसेस हैं, या प्रथम और सप्तम भाव हैं, वो शादी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि शादी दो व्यक्तियों के बीच में हो रही है, आप और आपका जीवन साथी। अब इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण भाव है शादी के बारे में, और पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम उसकी बात करें, तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान, भाव शादी के बारे में, वो है आठवां भाव। और मैं नहीं जानता कि कितने लोग जिनके पास हम हॉरोस्कोप मैचिंग के लिए जाते हैं या शादी के बारे में प्रश्न पूछने जाते हैं, कितने लोग आठवां भाव देखते हैं। और मैं कहता हूं कि आज अगर आप शादी की बात कर रहे हैं किसी से भी, तो काइंडली लुक इनटू द एट्थ हाउस वेरी क्रिटिकली। और जब तक आप आठवां भाव नहीं देखेंगे, शादी में प्रॉब्लम होंगी होंगी, उसको आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। और लेकिन बड़ा दुख की बात है कि अभी भी जो ज़्यादातर लोग जिनको हम ज्योतिष कहते हैं, जब हम उनके पास जाते हैं तो कोई जानता भी नहीं है कि आठवें भाव से हम क्या देखना है हमको शादी के बारे में। आठवां भाव बहुत एक महत्वपूर्ण भाव है। आज का जो समय चल रहा है, इस समय हमें दो प्रॉब्लम है शादी के बारे में। एक तो हम बहुत ज़्यादा केसेस में देखते हैं कि जैसे ही शादी होती है और इमीडिएटली बात शुरू हो जाती है अगले दिन से या विद इन ए फ्यू वीक्स, कि हम इकट्ठा नहीं रह सकते, सेपरेशन डाइवोर्स की बात शुरू हो जाती है। और मैंने तो ये बहुत केसेस में देखा है कि लोग कहते हैं कि 10 साल तक हम लोगों के अफेयर रहे, हम कोर्टशिप में रहे, लेकिन एक जैसे ही शादी हुई, हमने डिसाइड किया कि वी कांट स्टे टुगेदर। ये आज की समस्या है, और ये बहुत ही एक विकट समस्या है। पता नहीं क्या हो जाता है एक दिन में कि जो व्यक्ति 10 साल से कोर्टशिप में रहा हो और कहता हो कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन जैसे ही शादी होती है, ये हम अगले दिन से सुनने लगते हैं कि नो वी कांट स्टे टुगेदर, वी आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर।
और हम सेपरेशन डाइवोर्स की बात शुरू कर देते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि सेपरेशन डाइवोर्स हम किस भाव से देखेंगे। आठवां भाव ज्योतिष में बहुत एक महत्वपूर्ण भाव है, और जब हम आठवें भाव की बात करते हैं तो इसको हमने मांगल्य स्थान भी कहा। ज्योतिष में इसको मांगल्य स्थान कहते हैं। मांगल्य का अर्थ होता है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैरिटल बॉन्ड, जो शादी का बंधन है वो कितना मजबूत है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मांगल्य स्थान या शादी का बंधन या आठवां भाव अगर स्ट्रांग नहीं है, अगर शुभ ग्रहों का असर नहीं है, तो शादी का बंधन कमजोर है। तो वो इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति से अगर आप शादी करेंगे तो सेपरेशन डाइवोर्स होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और जब हम अशुभ ग्रहों की बात करते हैं इस संबंध में, तो तीन ग्रह बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। वो है मंगल, शनि और राहु। जब भी आठवें भाव के ऊपर शनि, मंगल, राहु में से दो या दो से अधिक ग्रहों का प्रभाव होता है, तो हम कहते हैं कि शादी नहीं चलेगी, शादी का जो बंधन है वो कमजोर है, शादी में सेपरेशन डाइवोर्स होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो जब भी हम सेपरेशन डाइवोर्स की बात करते हैं, जो आज के समय में बहुत एक बड़ी समस्या है, उसका हम निदान कैसे कर सकते हैं? हम आठवें घर से ही कर सकते हैं। कि अगर हम देखते हैं कि आठवां घर ठीक नहीं है, आठवां घर अशुभ ग्रहों से पीड़ित है, तो नेचुरली शादी कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो उस मामले में कोई कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी जो बड़ी समस्या है आज के टाइम में, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों जॉब करते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पर काम करने के लिए जाते हैं और आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये इट लीड्स टू एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, जो बहुत एक दोबारा से एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती हैं शादी में वो इसी के कारण होती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस के कारण जो है। और वो भी आपको ताज्जुब होगा कि हम आठवें भाव से ही देखते हैं। और ये जो दोनों समस्याएं हैं आज के समय की, आज के युग की, वो दोनों का निदान आठवां भाव ही है, और कोई भाव नहीं है। सातवां और पहला भाव कुछ नहीं करेगा। अगर आठवां भाव किसी भी व्यक्ति का अशुभ ग्रहों से पीड़ित होगा, तो आप मान कर चलिए कि शादी नहीं चलेगी, और ऐसा व्यक्ति कि देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट ही और शी मे बी इन्वॉल्वड इन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। तो दोनों समस्याएं जो हैं आज के टाइम में, जो मैरिज में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, वो दोनों जो है आठवें भाव के कारण होती हैं। और दूसरा, थोड़ा सा मैं ये भी समझाना चाहूंगा आपको कि आठवां भाव सातवें भाव से द्वितीय स्थान है, और द्वितीय स्थान हमारा धन का स्थान होता है, जैसे मैंने सेकंड हाउस कहा अपने खुद के बारे में। और द्वितीय स्थान मारक स्थान भी होता है। तो ये जो आठवां भाव है, एक तो आपके जीवन साथी का धन है, उसके पास कितना धन होगा, और दूसरा ये उसके लिए मारक भी बन जाता है कि उसकी हेल्थ को भी जो है वो खराब कर सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी आठवां भाव अशुभ ग्रहों से पीड़ित होगा, तो इसका अर्थ ये होगा कि आपका जो जीवन साथी है उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त भी हम बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लाइफ के एस्पेक्ट हैं, जो हम एट्थ हाउस से या आठवें भाव से एग्जामिन करते हैं उनको। और कभी कभी देखा होगा हमने कि बहुत जब शादी होती है तो ऑड कॉम्बिनेशंस होते हैं विच आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द फैमिली और द सोसाइटी। वो भी हम चीज़ें, अगर क्या इस तरह से शादी होगी किसी व्यक्ति की, वो भी हम आठवें भाव से देखते हैं कि शादी का कारण कोई ऐसा तो नहीं है जो कि आपकी फैमिली को या आपकी सोसाइटी को स्वीकार ना हो। वो भी हम आठवें भाव से ही देखा जाता है। आठवां भाव का, जैसे मैंने कहा कि अशुभ ग्रहों से पीड़ित है, तो भी पॉसिबिलिटी होती है कि जो आपकी शादी हो इस तरह से हो जो आपकी फैमिली या सोसाइटी को एक्सेप्टेबल ना हो। और क्योंकि अशुभ ग्रहों के प्रभाव से शादी का बंधन कमजोर होगा, तो शादी चलेगी भी नहीं। इसके अतिरिक्त भी जो अनअर्न्ड मनी होता है, जिसके के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो भी हम आठवें भाव से ही देखते हैं। जैसे कि इनहेरिटेंस का या पैतृक संपत्ति जो हमको मिलती है, वो भी एक अनअर्न्ड मनी है। इंश्योरेंस की वजह से कोई पैसा मिलता है, वो भी एक अनअर्न्ड मनी है। या कोई ब्राइबरी वगैरह की वजह से पैसा मिलता है, या कोई हमको अचानक
पैसा दे जाता है, वो भी हम 8वें भाव से ही देखते हैं। तो 8वें भाव का भी रोल कहीं न कहीं पैसे से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, जैसा हम लोग देखते हैं कि हम अर्न्ड मनी हमको इतना मिल जाता है कि फिर हमें लाइफ में कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उस एंगल से भी 8वां भाव इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये हम इसको लॉन्गेविटी का हाउस कहते हैं या आयु का स्थान कहते हैं। आयु का स्थान तो है, ये इंडिकेट करता है कि आपकी लॉन्गेविटी कितनी है। बट उसके अलावा ये भी बताता है कि आपकी डेथ किस तरह से होगी, व्हाट विल बी द मोड ऑफ डेथ एक्चुअली। डेथ दो तरह से होती है, जिसको हम कहते हैं नेचुरल डेथ और एक कहते हैं अननेचुरल या वायलेंट डेथ एक्चुअली। नेचुरल डेथ की आप बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कष्ट उठाए हुए आपकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको हम नेचुरल डेथ कहते हैं। और अननेचुरल होता है कि या तो आपको बहुत कष्ट उठाना पड़े मैरिज के टाइम में, लंबे टाइम तक आप पीड़ित रहें, या किसी जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ सुसाइड हुआ या किसी ने आपको मार दिया, तो उस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो अननेचुरल डेथ होती हैं। तो इसको हम शुभ मरण और अशुभ मरण योग भी कहते हैं। अगर 8वें घर पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो हम उसको शुभ मरण योग कहते हैं कि आपकी लाइफ, आपकी जो डेथ होगी बहुत पीसफुल होगी। और अगर 8वें भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो डेथ आपकी पीसफुल नहीं होगी, उसको हम अशुभ मरण योग कहते हैं। और एक चीज और भी बता दूं मैं कि ज्योतिष में जो 12 भाव हैं, उसमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग हाउस है, स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन है, दैट इज ऑफ द फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, तो अपने आप में एक योग कारक स्थान है। तो जो कोई भी प्लैनेट अगर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होता है या फर्स्ट हाउस का जो स्वामी होता है, उस समय में बहुत बली हो जाता है। और 8वां भाव जो है, जो नेगेटिव पॉइंट मैं बता रहा हूँ इस हाउस के बारे में, कि 8वां भाव को सबसे कमजोर स्थान कहा गया, सबसे खराब स्थान कहा गया। और हमारे 3 जो हाउसेस होते हैं, 3 जो भाव होते हैं, जिनको हम त्रिक स्थान बोलते हैं, छठा, 8वां और 12वां। त्रिक स्थान हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे लाइफ के नेगेटिव एस्पेक्ट को गवर्न करते हैं, जबकि बाकी सभी हाउसेस हमारे लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट को गवर्न करते हैं। और इन तीनों हाउसेस में भी 8वां भाव को सबसे खराब माना गया। और उसका रीजन ये भी है क्योंकि ये हमारा भाग्य स्थान से 12वां स्थान है, भाग्य की हानि करता है। तो इसके बहुत सारे 8वें भाव के पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। पर जहाँ तक हम शादी की बात कर रहे हैं, तो शादी के लिए इस भाव का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और ख़ास तौर से आज के परिप्रेक्ष्य में जब भी हम शादी की बात करते हैं, मैं सभी को एडवाइस करता हूँ, कोई स्टूडेंट्स हो या जो कोई भी आता है मेरे पास, कि आप कोई भी अगर शादी की बात करता है तो कृपा करके आप 8वें स्थान को बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज करिए, उसको अच्छी तरह से देखिए। जब भी आपको पता लगेगा कि शादी चलेगी या नहीं चलेगी, कोई सेपरेशन डाइवोर्स की पॉसिबिलिटी तो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा जिसकी वजह से शादी में प्रॉब्लम आए। तो ये सब चीजें हम 8वें भाव से देखते हैं ज्योतिष में। और 8वां भाव हमारे ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्थान बन जाता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से भाव हैं जिनका हमारा शादी के मामले में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, उसके बाद हमारा जो भाव है 12वां भाव है। 12वां भाव मैंने कहा कि त्रिक स्थान भी है। और अगर हम 7वें भाव से देखें, जिसको कि हम मैरिज का हाउस कहते हैं, उससे छठा स्थान है। छठा स्थान जो 7वां भाव है, हमारे जीवन साथी का भी है, हमारे शादी का भी है। तो छठा घर होता है लॉस का, हानि का। इसका मतलब लॉस ऑफ द स्पाउस, लॉस ड्यू टू द स्पाउस, लॉस ऑफ मैरिज, लॉस ड्यू टू द मैरिज और लॉसेज इन द मैरिज। इस सभी चीजों को 12वां भाव दर्शाता है। और इसके अतिरिक्त जैसे मैंने कहा कि हम 8वें भाव से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस देखते हैं, लेकिन 12वें भाव से हम देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल कैजुअल सेक्स।
कि ऐसा व्यक्ति कोई एक्स्ट्रा मैरिटल कैजुअल सेक्स में इन्वॉल्व तो नहीं है। वो हम बाल विवाह से देखते हैं। और हमने चर्चा की थी कि चतुर्थ भाव से हम डोमेस्टिक हैप्पीनेस देखते हैं, परिवार की सुख शांति देखते हैं कि परिवार के अंदर कैसा माहौल है, कैसा वातावरण है। और अगर हम 12 भाव की बात करें तो 12वें भाव से हम देखते हैं स्लीपिंग कंफर्ट्स, शैया सुख, कि आपकी लाइफ में स्लीपिंग कंफर्ट्स हैं या नहीं हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम शादी की बात करेंगे तो ऐसे व्यक्ति जब स्लीपिंग या सोने के लिए जाते हैं, बेडरूम में घुसते हैं, तब वो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज द रोल ऑफ 12th हाउस। 12th हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होता है तो हालत यही होती है कि हस्बैंड एंड वाइफ जब सोने के लिए जाते हैं, जब वो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त हम और भी बहुत सारी चीज़ें 12th हाउस से देखते हैं, जैसे इम्पोटेंसी है, वेनरल डिसीजेस हैं जिसको हम यौन रोग कहते हैं, और जो हमारी लाइफ में, मैरिड लाइफ में जो इंटरफेरेंस होता है ऑफ द रेस्पेक्टिव फैमिलीज, वो भी हम 12th हाउस से ही देखते हैं। तो 12th हाउस का जो रोल है बहुत इम्पॉर्टेंट है मैरिज के बारे में। और जब भी हम शादी की बात करेंगे और हम मांगलिक दोष की भी बात करेंगे, तो ये जो 6 भाव हमने बताए, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वां, तो ये जो 6 भाव हैं ज्योतिष के अंदर, जिनका कि हमारा विवाह से सीधा संबंध है, और विवाह में इनका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो मांगलिक दोष की जब हम डिटेल में, और क्योंकि हम विस्तार में इसकी चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जब मंगल इन भावों के ऊपर उसका असर होता है मंगल का, तब हम कहते हैं कि व्यक्ति मांगलिक दोष से पीड़ित है। तो ये हम भाव हैं, पहला, दूसरा, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां, ये भाव हैं जो हमारे शादी को, हमारे विवाह को पूरी तरह से उनका प्रभाव पड़ता है। तो हम देखेंगे कि मंगल जब इन भावों में होता है तो शादी को किस तरह से प्रभावित करता है। मांगलिक दोष की डेफिनेशन क्या है, मांगलिक मंगल ग्रह को ही हमने क्यों चुना शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, बाकी जो भी अशुभ ग्रह हैं उनको क्यों नहीं चुना। तो इन बातों पर भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। बट क्योंकि मेरे पास अभी कुछ प्रश्न हैं आप लोगों के लिए, मैं उनका भी उत्तर आपको देना चाहूँगा। पहला जो प्रश्न आया है वो कोई अर्क देवपाल जी हैं, जिनका कि डेट ऑफ बर्थ 26 अक्टूबर 98 है, टाइम ऑफ बर्थ इज 8:26 इन द मॉर्निंग, एंड जो प्लेस है वर्धमान है, वेस्ट बंगाल में। इन्होंने पूछा है कि मेरा प्रोफेशन करियर कैसा रहेगा और अच्छी नौकरी जो है मुझे कब तक मिलेगी, ये इनका प्रश्न है। तो जब हमने इनका चार्ट बनाया तो देखा कि इनका जो लग्न है वो वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो साइन है, और उसका लॉर्ड जो है वो 10वें भाव में स्थित है। 10वां भाव हमारा प्रोफेशन का हाउस होता है, करियर का हाउस होता है। वो राहु के साथ उसका प्लेसमेंट है वहाँ पर, और उसके ऊपर जो है गुरु जो ग्रह है, जो हमारा एक मुख्य ग्रह है, उसका एस्पेक्ट या वो उसको देख भी रहा है। तो जहाँ तक 10th हाउस का सवाल है, और उसका जो स्वामी है वो 12वें भाव में है, और 12वें भाव में जो है वो तीनों जो शुभ ग्रह हैं हमारे, मरकरी, वीनस, जुपिटर, वो उसके साथ एसोसिएटेड है। तो मैं कहूँगा कि जो, जहाँ तक प्रोफेशन का सवाल है, करियर का सवाल है, वो इंडिकेट करता है कि जो पोजीशन है आपके 10th हाउस की बहुत अच्छी है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आपका जो प्रोफेशन होगा वो अच्छा ही रहेगा, आपको बहुत सफलता मिलेगी, आपका स्टेटस भी प्रोफेशन में काफ़ी अच्छा रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनकी जो इस समय दशा चल रही है वो शनि में, सॉरी, सूर्य में राहु की दशा चल रही है, सूर्य में राहु की दशा, और ये 28 जनवरी 2021 से शुरू हुई है और ये 24 दिसंबर 2021 तक रहेगी।
इसके बाद जो दशा शुरू होगी वो सन में जुपिटर की अंदर दशा शुरू होगी, जो कि बहुत अच्छी दशा रहेगी। बट अभी थोड़ा सा समस्या ये है कि दशा, जब हम कहते हैं कि दो मेलिफिक प्लैनेट की दशा होती है तो बहुत अच्छी नहीं होती है एक्चुअली में। तो दशा कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अभी जो है वो गुरु का गोचर कुंभ राशि में होने वाला है 6 अप्रैल को। और जैसे ही गुरु का गोचर कुंभ राशि में होगा तो वो आपके 10th हाउस को आस्पेक्ट करेगा, जो कि एक बहुत, हम कहेंगे कि प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा गोचर भी है। तो उस टाइम अप्रैल के बाद आ, और ये मैं कहूँगा कि अप्रैल के बाद भी से टाइम आपका थोड़ा सा ठीक शुरू होगा। और जुलाई के महीने में आपको नौकरी मिलने की पूरी संभावना है, अच्छी नौकरी मिलने की संभावना है। और उसके बाद अगले साल से 2022 से आपका जो कैरियर ग्राफ है बहुत अच्छा रहेगा, आपको उन्नति मिलेगी। और प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका हॉरोस्कोप बहुत अच्छा है। दूसरा एक प्रश्न आया है गाजियाबाद से। Some boy has done MBBS and he wants to know, because he's preparing for MD, so whether he will get success in that, or whether he will get selected in the post graduation, or when he will get married actually। तो इसका भी अगर हम हॉरोस्कोप देखते हैं तो इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 8 जुलाई 1998 है, और शाम का 8:35 और गाजियाबाद का बर्थ प्लेस है। जो लग्न है वो कैप्रिकॉर्न साइन है, मकर राशि है, और उसका स्वामी शनि नीच का होकर 4th हाउस में बैठा हुआ है। बट क्योंकि शनि लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, जो कि उसका अपना साइन है, अपनी राशि है, तो इस तरह से इस स्थिति में जो शनि की पोजीशन है बहुत एक अच्छा राजयोग बनाती है, बहुत अच्छी एक पोजीशन है उस प्लैनेट की। इनके हॉरोस्कोप में गुरु का जो प्लेसमेंट है वो भी अपने साइन में है, अपनी ही राशि में है, और वो भी भाग्यस्थान को देख रहा है। तो गुरु की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। और शुक्र जो प्लैनेट है, जो हमको भौतिक सुख साधन देता है, वो योग कारक प्लैनेट है, और पंचम भाव में अपनी ही राशि में उसकी स्थिति है। और जो इस समय दशा ऑपरेट हो रही है वो सूर्य की महादशा है। और सूर्य की महादशा में जो अंतर्दशा है वो मून की है इस समय, जो कि 9 मार्च को बल्कि वो खत्म होने जा रही है। और उसके बाद मंगल की दशा शुरू होगी, सूर्य में मंगल की दशा। और मंगल का जहाँ तक सवाल है उसका प्लेसमेंट भी अच्छा है, और हाउस ऑफ गेंस का लॉर्ड भी है वो, और छठे भाव में उसकी स्थिति है। और छठा भाव इंडिकेट करता है, क्योंकि ये हमारा 9th हाउस होता है 10th हाउस से, तो फॉर्च्यून इन द प्रोफेशन, तो आपके करियर में आपका भाग्य है। तो उस तरह से अगर हम देखें तो ये लगता है कि, और इवन अगर हम नवांश चार्ट में भी देखें तो सन और मून का प्लेसमेंट, सन और मार्स का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। तो वो यही इंडिकेट करता है कि आपका जो सिलेक्शन है पोस्ट ग्रेजुएशन में एमडी के लिए डेफिनेटली होना चाहिए, आपको कोई अच्छा इंस्टीट्यूट भी मिलेगा पढ़ाई के लिए। और जहाँ तक शादी की इन्होंने बात की कि शादी कब होगी, शादी मेरे ख्याल में अभी संभावना बहुत कम है शादी की। और शादी तो 2025 से पहले नहीं होगी, तो इसलिए शादी के लिए आपको डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा, अभी शादी होने की संभावना नहीं है। तो दोस्तों, हम लोग अपना जो अ, चर्चा है वो मांगलिक दोष पर जारी रखेंगे। और मैं थोड़ा सा विस्तार रूप में चर्चा करना चाहता हूं कि जिससे कि आपके मन में जितने भी इस मांगलिक दोष को लेकर गलत गलत धारणाएं हैं
वो कम से कम खत्म हो, जो हमारी जो बहुत एक चिंता का कारण बन जाता है कभी-कभी, उससे आप एक तरह से उसको छुटकारा मिले आपको। और वाक़ई में जो मैं आपको बताऊँगा, अगर आप समझेंगे, तो आप देखेंगे कि मांगलिक दोष जो नहीं है, ऐसा नहीं है जो हमको दिखाया जाता है, उससे बहुत ज़्यादा बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम देखेंगे कि कैसे और किस तरह से जो है मांगलिक दोष के बारे में हम इसको थोड़ा-सा विस्तार में चर्चा करेंगे, और मैं फिर कहूँगा आपसे कि आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी आपकी शंकाएँ हैं इस विषय को लेकर, या आप जो भी व्यक्तिगत प्रश्न भी पूछना चाहते हैं, तो आप आमंत्रित हैं, आप पूछिए, मुझे बहुत खुशी होगी आपके प्रश्नों का जवाब देकर। नमस्कार दोस्तों, और अगले इतवार को फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार।